एपिसोड 61 महेश जी का कलिका की बेइज्जती करना। तभी रिव्यांश बीच में बोला, पंडित जी आप एंजल की बातों पर ध्यान मत दीजिए, शी स्टिल अ चाइल्ड, शैतान बच्ची है। ये सुनते ही आयरा ने सर घुमा रिव्यांश को देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, शैतान बच्ची? रिव्यांश उसकी आंखों में देखकर बोला, हाँ शैतान बच्ची, जो थोड़ी सी बिगड़ी हुई है, बट डोंट वरी, मुझे बच्चे सुधारने आते हैं। ये सुनते ही आयरा के फेस पर टेडी स्माइल आ गई। उसकी वो स्माइल देखकर रिव्यांश ने एक उंगली से अपने माथे को रब किया और धीमी सी आवाज में बोला, लड़ाकू विमान। पंडित जी ने गहरी सांस भरी और रिव्यांश की तरफ देखकर बोले, बेटा अब मंगलसूत्र पहनाओ। रिव्यांश ने मंगलसूत्र उठाया और आयरा के बालों को आगे करके उसे मंगलसूत्र पहना दिया। पंडित जी एक राहत की सांस लेते हुए बोली, अब आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। त्रिहान ओबरॉय खड़े हुए और रिव्यांश के पास आकर बोले, इसे मेंशन ले आना, हम चलकर तैयारी करते हैं। तभी पंडित जी बोले, इन नई जोड़े को आशीर्वाद तो दीजिए यजमान। ये सुनते ही त्रिहान जी ने उनकी तरफ देखा कि फिर आयरा की तरफ, जो बुरी तरह पंडित जी को घूर रही थी, जैसे वो अभी उनकी जान ले लेगी। त्रिहान जी बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये पिद्दी अब कहीं नहीं जा सकती है। ये सुनते ही आयरा ने उन्हें देखा और गुस्से से बोली, पिद्दी होंगे आप और आपका बेटा, एक लड़की को ब्लैकमेल करके शादी करना, ये होती है माफिया लोगों की मर्दानगी, डूब मरो कहीं जाकर। अगर मेरी मॉम तुम लोगों के पास नहीं होती ना, तब बताती मैं आपको। ये कहते हुए उसने गुस्से से चुनरी को नीचे फेंका और वहां से जाने को होती है, लेकिन तभी रिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़ झटके से अपने करीब खींच लिया। आयरा का सर रिव्यांश के सीने से आ लगा। उसने तुरंत सर उठा उसकी आंखों में देखा। रिव्यांश ने त्रिहान जी की तरफ देखकर कहा, डैड आप जाइए, इसे मैं लेकर आता हूँ। त्रिहान जी ने एक नज़र आयरा को देखा और फिर गार्ड्स के साथ वहां से निकल गए। पंडित जी भी तुरंत वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ रिव्यांश और आयरा ही बचे थे। रिव्यांश ने आयरा को खुद से दूर किया और तेज आवाज में बोला, एंजल तुमसे कितनी बार कहा है तुम मेरे डैड से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। ये सुनते ही आयरा भी उसी लहजे में बोली, अच्छा वो जो चाहे मुझे बोल सकते हैं और मैं गूंगी बहरी बनकर उनकी बकवास और अपने लिए कॉम्प्लीमेंट सुनती रहूं, इतनी महान इंसान नहीं हूं मैं। रिव्यांश ने गहरी सांस भरी और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, अगर मैं तुम्हारी मॉम से इस लहजे में बात करूं तो? आयरा तुरंत बोली, जान ले लूंगी। रिव्यांश उसकी आंखों में देखकर बोला, तो क्या मुझे भी यही करना चाहिए? ये सुनते ही आयरा चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। रिव्यांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मिल गया ना जवाब, अब चलो यहां से। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। आयरा उसके पीछे चलते हुए बोली, मेरी मॉम कहाँ है? रिव्यांश कार के पास आया और डोर ओपन करते हुए बोला, मेंशन में है और बिल्कुल सेफ है। ये कहते हुए उसने आयरा को अंदर बैठने का इशारा किया। आयरा चुपचाप अंदर बैठ गई। रिव्यांश ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। आयरा चुपचाप विंडो से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। उसने अपना सर विंडो पर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। कल से आज पूरे दिन की भागदौड़ के बाद आयरा बुरी तरह थक गई थी। रिव्यांश ने उसकी तरफ देखा जिसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। रिव्यांश ने एक गहरी सांस भरी और आयरा की कमर में हाथ डाल झटके से अपने करीब खींच लिया। आयरा की नींद एकदम से गायब हो गई। उसने तुरंत नजरें उठा रिव्यांश की तरफ देखा और गुस्से से बोली, डोंट टच मी। ये कहते हुए वो रिव्यांश का हाथ अपनी कमर से झटकने लगी, लेकिन रिव्यांश ने उसकी कमर को टाइट होल्ड करते हुए कहा, नींद आ रही है तो सो जाओ। ये कहते हुए उसने आयरा को अपने सीने से लगाया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। आयरा कुछ देर उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जब रिव्यांश उसे नहीं छोड़ता है तो वो उसके सीने पर सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। इधर दूसरी तरफ महेश सिन्हा जी जिप गोइंग का मेंशन के बाहर आकर रुकी। वो गुस्से से जिप से उतरे और कलिका का हाथ पकड़ उसे भी ऑलमोस्ट खींचते हुए बाहर निकाला। कलिका ने लड़खड़ाते हुए जमीन पर अपने पैर रखे। महेश जी ने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसे गुस्से से खींचते हुए मेंशन के अंदर ले गए। अब तक रात हो चुकी थी। मेंशन की सारी लाइट्स ऑन थी। गार्ड्स चुपचाप महेश जी और कलिका को जाते देख रहे थे। अब तक उन्हें भी सब कुछ पता चल चुका था। कलिका अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, महेश जी प्लीज़ यहाँ तमाशा मत कीजिए, आप इस तरह से मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। ये सुनते ही महेश जी ने उनकी तरफ देखा और हंसते हुए बोले, ओह अब तुम्हें बेइज्जती महसूस हो रही है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है। गैर मर्दों के सामने अपने पैरों को फैलाने वाली औरतों की कोई इज्जत नहीं होती है। तुमसे अच्छी तो धंधे वाली होती हैं, जो कम से कम तुम्हारी तरह किसी को धोखा तो नहीं देती हैं। ये कहते हुए उनकी हंसी में कोई खुशी नहीं, बल्कि दर्द तकलीफ थी। कलिका की आंखों से तेजी से आंसू गिरने लगे। वो अभी भी अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। महेश जी कलिका को खींचते हुए लिविंग हॉल में लेकर आए और जोर से चिल्लाए, नितेश, नितेश गोइंका, बाहर निकल, देख मैं तेरे लिए तेरी लवर को लेकर आया हूँ। ये कहते हुए उन्होंने झटके से कलिका का हाथ छोड़ दिया। अगले ही पल कलिका मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। आह!
गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 62। महेश जी का नितेश जी को थप्पड़ मारना, दोस्ती खत्म। महेश जी कलिका को खींचते हुए लिविंग हॉल में लेकर आए और जोर से चिल्लाए, नितेश, नितेश गोयनका बाहर निकल। देख, मैं तेरे लिए तेरी लवर को लेकर आया हूं। ये कहते हुए उन्होंने झटके से कलिका का हाथ छोड़ दिया। अगली ही पल कलिका मुंह के बल फर्श पर जा गिरी। आह! गिरते ही उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो सर झुकाए बुरी तरह रो रही थी। आज से पहले इतनी बेइज्जती उसकी कभी नहीं हुई थी। महेश जी की आवाज सुनकर सब अपने कमरे से बाहर आ गए। दादा, दादी, कशिश, आशीष और नितेश जी। सबकी नजरें नीचे पड़ी कलिका पर पड़ी और फिर महेश जी पर। कशिश का चेहरा डर से एकदम से पीला पड़ गया। वो सहमी हुई नजरों से कभी महेश जी को देख रही थी तो कभी कलिका को। नितेश जी को देखते ही महेश जी सीधे उनकी तरफ बढ़े और एकदम से उनका कॉलर पकड़ लिया। वो गुस्से से बोले, दोस्त होकर मेरी बीवी के साथ सोते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? अगर यही हरकत मैंने और भाभी ने की होती तो क्या तू बर्दाश्त कर लेता? तुम दोस्त नहीं, सबसे बड़े दुश्मन निकले, जो मेरे ही घर को बर्बाद कर रहा था। जब दोनों इतने ही एक दूसरे के लिए मरे जा रहे थे तो शादी कर लेते। यूं रांडी रंडवे जैसी हरकतें करने की क्या जरूरत थी? इतना बोलकर उन्होंने झटके से उनका कॉलर छोड़ा। नितेश जी के कदम लड़खड़ा गए। वो 2 कदम पीछे हट हैरानी से महेश जी को देखने लगे। उन्हें खुद की तरफ इस तरह देखता देख महेश जी ने एक जोर का पंच उनके मुंह पर जड़ते हुए कहा, बेशर्म इंसान, अब क्या मेरे साथ सोने का इरादा है? बेशर्मी की भी हद होती है। घटिया हरकतें करके नजरें मिलाना तो कोई तुम दोनों रांडी रांडवे से सीखे। नितेश जी का सर एक तरफ झुक गया। उनके होठों के किनारों से हल्का सा खून निकल आया था। दादा दादी का चेहरा शर्म से झुक गया। आशीष चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के महेश जी को देख रहा था। उसके चेहरे पर अलग ही सैटिस्फैक्शन नजर आ रहा था, जैसे महेश जी के मूव्स पर उसे हैरानी नहीं, खुशी हुई हो। नितेश जी ने अपने अंगूठे से खून साफ किया और महेश जी की तरफ देखकर गुस्से से बोले, महेश, तुम हमारे दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी लिमिट्स पार करोगे। तभी महेश जी उनकी बात बीच में काटते हुए गुस्से से बोले, लिमिट्स? कौन सी लिमिट्स की बात कर रहे हो तुम? और कौन दोस्त? क्या दोस्त ऐसे होते हैं, तुम्हारे जैसे, जिसे मेरी बीवी के साथ सोते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हारे जैसे दोस्त होने से अच्छा तो भगवान दुश्मन ही दे दे। ये कहते हुए वो गुस्से से नितेश जी को देख रहे थे। उनकी बात सुनकर नितेश जी ने गुस्से से कलिका को देखा और फिर महेश जी की तरफ देखकर बोले, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। कलिका खुद मेरे पास आई थी। उसने मुझे सिड्यूस किया था। ये बार बार मेरे करीब आती थी। अब मैं भी मर्द था, तब तक खुद को रोक सकता था। तुम्हें जो भी कहना है कलिका से कहो, क्योंकि इसमें सिर्फ इसी की गलती है। मैंने कुछ नहीं किया। उनका जवाब सुनकर महेश जी कुछ पल रुककर बोले, वाह, कितनी आसानी से अपनी गलती का ब्लेम दूसरों के सर पर डालते हैं। ये तो कोई तुमसे सीखे। इसने तुम्हें सिड्यूस किया तो तुम मेरे पास आ सकते थे, मुझे बोल सकते थे, लेकिन तुम्हें भी तो फकिंग गेम खेलना था, बेड पे एंजॉय करना था। और ये चुदक्कड़ औरत, इसे भी तेरे जैसा ही मर्द चाहिए था, जो हमेशा हर वक्त इसे सेटिस्फाई करता रहे। आज से इसे तू ही अपने पास रख। तुम दोनों से अब से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनते ही नितेश जी ने गिल्ट भरी नजरों से महेश जी को देखा और अगले ही पल उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, महेश, एक बार मेरी बात तो सुनो। तुम ऐसे ही हमारी 40 साल की दोस्ती नहीं तोड़ सकते हो। तुम मेरे दोस्त थे, दोस्त हो और हमेशा दोस्त रहोगे। यार, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो। महेश जी ने गुस्से से अपना हाथ छुड़वा उनकी तरफ उंगली पॉइंट करके कहा, और इस जिगर के टुकड़े को तूने आज सच में टुकड़ों में तोड़ दिया। तुम कभी मेरे दोस्त नहीं थे। तुम सिर्फ धोखा थे, जो आज मेरी आंखों के सामने आ गया। जिस किसी ने भी तुम दोनों का वीडियो वायरल किया है, मैं उसका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं। आज उसकी वजह से मुझे सब सच पता चल पाया है, वरना मैं तो तुम जैसे खून चूसने वाली जूं को अपना मानता था। उनकी बात सुनकर नितेश जी की आंखों में पानी आ गया। साथ में उन्हें कलिका पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आज उसी की वजह से उनकी और नितेश जी की बचपन की दोस्ती टूटने के कगार पर आ गई थी। नितेश जी जैसा ईगो वाला आदमी कभी अपनी गलती मान ही नहीं सकता था। अभी भी वो सारी गलती सिर्फ कलिका की मान रहे थे। महेश जी ने एक नज़र सबको देखा और फिर उनकी नज़रें दादाजी पर आकर ठहरी। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाते हुए कहा, हमें माफ कर दो बेटा।
हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्लीज तुम अपनी बीवी को अपने साथ ले जाओ। हमारा घर पहले ही बर्बाद होने की कगार पर है। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी पोती हमसे नफरत करती है और बहू घर छोड़कर चली गई है। हम अपनी प्रॉब्लम से लड़ने की कंडीशन में नहीं है। इस कलिका को हम अपने घर में नहीं देख पाएंगे। उम्र के इस पड़ाव में आकर हम किसी को मारना नहीं चाहते हैं। तुम इस औरत को यहाँ से ले जाओ, वरना ये पाप हमसे हो जाएगा। ये कहते हुए वो नफरत से कलिका को देखने लगे। एपिसोड 63। उनकी बात सुनकर महेश जी गुस्से से बोली, वाह अंकल, आपको सिर्फ अपना दुख दिखाई दे रहा है और आपके बेटे की वजह से मेरे साथ जो हुआ है उसका क्या। ये औरत अब से मेरे साथ नहीं रहेगी। आप चाहें इसे मारो, घर से निकालो, या फिर आपका बेटा इसे अपनी रखेल बनाकर रखे, मुझे किसी भी चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये औरत और नितेश दोनों आज से मेरे लिए मर चुके हैं। मैंने अभी इसी वक्त इनसे जुड़े रिश्ते का अंतिम संस्कार कर दिया है। आज नहीं तो कल ये दोनों नर्क में जाकर अपने कर्मों का फल जरूर पाएंगे। ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र नफरत से नितेश जी को देखा, जिनकी आंखों से आंसू बहते हुए गालों पर लुढ़क आए थे। महेश जी को उनके आंसुओं से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से से कशिश के पास आए और उसके बालों को पकड़ एक जोर का थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कशिश के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। उसका सर एक तरफ झुक गया। महेश जी ने उसके बालों को पकड़ा हुआ था, वरना वो सीधी नीचे जा गिरती। महेश जी के इस एक्शन से सब शॉक्ड होकर उन्हें देखने लगे। किसी ने भी ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि महेश जी कशिश को इस तरह थप्पड़ मार देंगे। वो उनकी जवान बेटी थी और कोई भी बाप इस तरह जवान बेटी पर हाथ नहीं उठाता है। नितेश जी जोर से चिल्लाए, महेश। महेश जी ने सर टेढ़ा कर उन्हें देखा और अपनी एक उंगली होठों पर रख उन्हें चुप होने का इशारा करते हुए बोले, चुप, एकदम चुप। ये मेरी बेटी है, तेरी रंडी नहीं जो तुझे इतनी मिर्ची लग रही है। ये सुनते ही नितेश जी एकदम से चुप हो गए। उन्होंने कस के अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर ली। महेश जी ने कशिश को देखा और गुस्से से बोले, इतना सब होने के बाद भी तुम इस घर में रुकी हुई हो? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है? या अपनी माँ की तरह उसे भी बेच दिया है? पूरी दुनिया को सच पता चल गया है तो ऑफकोर्स तुम्हें भी सब पता लग गया होगा। और उसके बाद भी बेवकूफ़ों की तरह इस घर में रुककर तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम सच में इस नितेश गोइंका की बेटी हो? ये सुनते ही कलिका और नितेश जी का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो अपनी जगह फ्रीज हो गए। दोनों ही मन पैनिक करने लगे। कशिश ने रंग उड़े चेहरे के साथ महेश जी को देखा और रोते हुए बोली, डैडी आप क्या बोल रहे हैं? मैं आपकी ही बेटी हूँ। नितेश अंकल और मॉम के बारे में मुझे कुछ देर पहले ही पता चला था। तो फिर घर क्यों नहीं आई? क्या तुम अभी भी इस मैंशन में रहना चाहती हो? आगे से अगर तुम मुझे कभी भी इस घर के आसपास भी दिखी तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मेरी बेटी हो तो कभी इस घर में नहीं आओगी और अब इस घटिया इंसान को तुम्हें अंकल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। महेश जी ने गुस्से से चीखते हुए कहा। उनकी तेज़ आवाज़ सुनकर सब एक पल के लिए कांप उठे। कशिश का रोना और भी तेज़ हो गया, जिसे सुनकर आशीष जल्दी से उसके पास आया और महेश जी की तरफ देखकर बोला, अंकल आप कशिश को क्यों डांट रहे हैं? उसकी क्या गलती है? ये सुनते ही महेश जी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए बोले, जिसे कभी अपने बाप की गलती नजर नहीं आई, सामने खड़ी अपनी बहन नजर नहीं आई, वो मुझे बता रहा है कि किस में किसकी गलती है या नहीं। तुम अपने काम से काम रखो तो अच्छा होगा, वरना केस लगाकर इतना लंबा जेल के अंदर डालूंगा कि बुढ़ापे तक बाहर नहीं आ पाओगे। बोलकर उन्होंने कशिश का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगे। आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके मुंह से आगे कुछ निकला ही नहीं। महेश जी को जाते देख कलिका ने जल्दी से आगे बढ़कर उनके पैर पकड़ लिए। वो रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। मैं कहाँ रहूंगी? मेरे तो माँ पापा भी नहीं है और भाई तो पहले से ही मुझे घर नहीं बुलाते हैं। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। ये कहते हुए वो फफक कर रोने लगी। इस वक्त उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसके रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि दादा दादी आशीष उसे गोइंका मैंशन में नहीं रहने देंगे। महेश जी ने सर घुमा उसे देखा और झटके से अपने पैरों को छुड़वाते हुए बोले, हट घटिया औरत, अब मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे रंडवे के पास बहुत पैसे हैं, उससे भीख मांग लेना, वो तुम्हें रहने के लिए जगह दे देगा। बोलकर वो गुस्से से वहां से निकल गए। कलिका रोते हुए उन्हें जाते देखती रह गई। महेश जी ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। उनके जाने के बाद नितेश जी कलिका के पास आए और बिना सोचे समझे एक खींच के थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। कलिका का चेहरा एक तरफ झुक गया। उसके गाल बुरी तरह सूज गए थे और हालत भी बहुत खराब हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 64। आयरा से तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, फिर और कौन बेटी है तुम्हारी? जी ने गुस्से से कलिका का जबड़ा पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में देखकर बोले, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम मेरे पास नहीं आती तो आज ये सब नहीं होता।
तुम्हारी वजह से मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, मेरा दोस्त मुझसे नफरत करने लगा और अब वो मेरी बेटी। ये कहते कहते वो चुप हो गए। अचानक ही उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गुस्से में क्या बोलने वाले थे। उन्होंने दादा दादी और आशीष की तरफ देखा, जो सवालिया नजरों से उन्हें ही देख रहे थे। दादी गुस्से से बोली, बीच में क्यों रुक गए? क्या बोलने वाले थे? किस बेटी की बात कर रहे हो? आयरा से तुम बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो, फिर और कौन बेटी है तुम्हारी? उनके सवाल सुनकर नितेश जी कुछ पल सोचकर अपनी बात को संभालते हुए बोले, माँ, कशिश मेरी बेटी जैसी ही है। तभी आशीष बीच में बोला, आप तो अपनी बेटी से प्यार करते ही नहीं हैं, फिर कशिश आपकी बेटी जैसी कैसे हुई? आप कशिश से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आयरा का आपको नाम तक सुनना पसंद नहीं। मुझे लगता है आप लोग फिर से कुछ छुपा रहे हैं। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे। मुझे आज सबसे ज़्यादा आपसे नफरत हो रही है। खुद से घिन आ रही है कि मैं आपका बेटा हूँ। बोलकर वो गुस्से से वहां से चला गया। दादाजी अपनी कड़क आवाज में बोले, हमें ये औरत हमारे घर में नहीं दिखनी चाहिए, वरना हम तुम्हें और इसे दोनों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। बोलकर उन्होंने दादी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर वापस रूम में चले गए। उनके जाते ही नितेश जी ने गुस्से से कलिका की तरफ देखा, जो सहमी हुई नजरों से उन्हें ही देख रही थी। इस वक्त कलिका को ऐसा लग रहा था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसे उस इंसान पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था जिसने उसका और नितेश जी का वीडियो वायरल किया था। बस एक बार वो इंसान मिल जाए। कलिका के मन में बार बार उस इंसान का ही थॉट आ रहा था। तभी उसके कानों में नितेश जी की आवाज़ पड़ी, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बिखर गई है। तुमने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। अब सब मुझसे नफरत करने लगे हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरे मना करने के बाद भी तुम ही बार बार मेरे सामने आती थी, मुझे सिड्यूस करती थी। आज तुम्हारे इस बदन की सारी गर्मी मिटा दूंगा, ताकि तुम फिर कभी किसी के सामने अपने इस बदन का शो ऑफ ना कर सको, उसे अपने जाल में ना फंसा सको। इसी के साथ उन्होंने कलिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधों पर उठाकर मैंशन से बाहर निकल गए। उनकी बात सुनकर कलिका का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। वो डर से बुरी तरह रोने लगी। खौफ उसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। इधर दूसरी तरफ महेश्वरी मैंशन में हर्ष इस वक्त महेश्वरी मैंशन के बाहर खड़ा एक टक बंद गेट को देख रहा था। वो कब से यहाँ खड़ा था, लेकिन कोई गेट नहीं खोल रहा था। जो गार्ड्स उसकी एक आवाज़ पर उसका ऑर्डर फॉलो करते थे, वो आज उसके चीखने पर भी डोर ओपन नहीं कर रहे थे। तकरीबन 10 मिनट बाद डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर हर्ष ने तुरंत सामने देखा, जहां हर्षवर्धन जी खड़े उसे ही देख रहे थे। डैड, हर्ष धीमी सी आवाज़ में बोला। हर्षवर्धन जी अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डाले खड़े बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहे थे। वो हर्ष को देखकर बोले, बहुत जल्दी याद आ गई घर की, उतर गया प्यार का भूत? ये सुनते ही हर्ष का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसकी पलकें अपने आप झुक गईं। वो धीमी सी आवाज़ में बोला, आई एम सॉरी डैड, अब मुझे समझ आ गया, गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैं कभी कशिश के पास नहीं जाऊंगा। मैं आयरा से शादी करने के लिए रेडी हूँ। आप चाहें तो मेरी कल ही उसके साथ इंगेजमेंट करवा सकते हैं। ये सुनते ही हर्षवर्धन जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा। वो कुछ पल रुककर बोले, आर यू श्योर? अब तुम कभी उस घटिया औरत की बेटी के पास नहीं जाओगे? फिर कभी आयरा को हर्ट नहीं करोगे? वो तुम्हें पसंद करती है। अगर वक्त रहते तुम उसकी पसंद को समझ जाते तो शायद अब तक तुम्हारी और आयरा की शादी हो चुकी होती। ये सुनते ही हर्ष की आंखों के सामने आयरा का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा। जब से वो होश में आई है, तब से वो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। उसका ड्रेसिंग सेंस, सब कुछ बदल गया था। हर्ष कुछ पल रुककर बोला, आई नो डैड, बट आयरा अभी सिर्फ 17 साल की ही है। अभी तो उसे 18 साल के होने में भी 2 दिन बाकी है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एपिसोड 65। हर्ष की नफरत कशिश के लिए। अंशिका जी को आयरा की शादी के बारे में पता चलना। हर्ष की बात सुनकर हर्षवर्धन जी गुस्से के साथ बोले, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। मेरा बेटा इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? दुनिया में सीक्रेट मैरिज नाम की भी कोई मरीज होती है। अगर तुम पहले बेवकूफ़ी नहीं करते तो हम तुम्हारी शादी आयरा से करवाकर 2 साल बाद अनाउंस कर देते कि आयरा और तुम्हारी शादी हो चुकी है। लेकिन तुम्हें तो उस घटिया औरत की बेटी ही दिखाई दे रही थी। अब जाओ उसके पास। हमारा मन कर रहा है कि अभी तुम्हारी जान ले लूं। अगर तुम हमारे बेटे ना होते तो हम तुम्हारी जान पक्का ले लेते। ये सब कहते हुए उनका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। हर्ष का चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गया। वो धीमी सी आवाज में बोला, डैड प्लीज लास्ट टाइम माफ कर दीजिए, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी। उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन जी ने कोई जवाब नहीं दिया और वो गुस्से से साइड हटकर मैंशन के अंदर चले गए। हर्ष ने सर उठा उन्हें जाते हुए देखा और अपने हाथों की कस के मुट्ठियां बंद करते हुए बोला, कशिश, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
जब तुम्हें नितेश अंकल और अपनी मॉम के बारे में पता था तो तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। तुम इतना बड़ा सच मुझसे कैसे छुपा सकती हो? आज मुझे सबसे ज्यादा तुमसे नफरत हो रही है कि मैं ऐसी लड़की के पीछे भाग रहा था जो डबल स्टैंडर्ड है। ये कहते हुए उसके चेहरे पर कशिश के लिए बेशुमार नफरत उभर आई थी। वो कुछ पल वहीं खड़ा रहता है और फिर मैंशन के अंदर चला गया। इधर दूसरी तरफ त्रिहान जी ने आयरा का गृह प्रवेश करवा दिया था और इस वक्त आयरा अंशिका जी के साथ उनके रूम में थी। आयरा ने अंशिका जी का चेहरा अपने हाथों में भरा और सॉफ्ट आवाज में बोली, मॉम आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट आई है क्या? अगर इन लोगों ने आपको जरा सी भी तकलीफ दी है तो बताओ मुझे, मैं अभी उनका हिसाब करके आती हूँ। अंशिका जी का ध्यान आयरा की बातों पर था ही नहीं। वो तो एकटक उसके चेहरे को देख रही थी, मांग में भरे सिंदूर को देख रही थी, गले को मंगलसूत्र को देख रही थी। अंशिका जी हैरानी से बोली, आयरा ये सब क्या है? तुम्हारी मांग में ये सिंदूर कैसा? बच्चा क्या हुआ? ये कहते हुए उन्होंने आयरा का हाथ अपने गाल से हटाया और सवालिया नजरों से उसकी आंखों में देखने लगी। आयरा ने कुछ पल उन्हें देखा और फिर आराम से बोली, मिस्टर रिव्यांश ओबेरॉय ने मुझसे शादी कर ली, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत जल्द डाइवोर्स ले लूंगी। ये सुनते ही अंशिका जी एकदम से हैरान रह गईं। वो हैरानी के साथ बोली, क्या? उन्होंने तुमसे शादी कर ली है? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? मैं नहीं मानती हूँ इस शादी को। हटाओ ये सिंदूर और निकालो इस मंगलसूत्र को। तभी आयरा बीच में बोली, मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा मुझसे, और ये शादी सिर्फ नाम की शादी है, बर्बादी के नाम की शादी। वो आदमी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता है। आप पैनिक मत कीजिए, रेस्ट कीजिए, हम कल बात करते हैं। ये कहते हुए उसने अंशिका जी को ब्लैंकेट से कवर किया और वहां से जाने लगी। तभी अंशिका जी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ जा रही हो? आयरा ने पलटकर उन्हें देखा और तिरछी स्माइल के साथ बोली, अपने जबरदस्ती के पति के रूम में। बोलकर वो सीधे वहां से निकल गई। आयरा घूमते हुए टॉप फ्लोर पर आ गई। वो पूरा मैंशन देख रही थी। मैंशन काफी बड़ा था, इसलिए अभी उसने सिर्फ थर्ड फ्लोर, जिस पर अंशिका जी थी, वही अच्छे से देखा था। रिव्यांश ने उसे टॉप फ्लोर पर आने को कहा था, इसलिए अब आयरा टॉप फ्लोर पर आ गई थी। आयरा टॉप फ्लोर पर घूमते हुए एक रूम के पास आई। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ वही रूम था। आयरा ने कुछ पल गेट को घूरा और फिर झटके से डोर ओपन कर अंदर आ गई, लेकिन सामने का नजारा देखते ही उसकी जोर की चीख निकल गई। आह! सामने रिव्यांश अभी वॉशरूम से बाहर आया था। उसके बदन पर एक टॉवल के अलावा कुछ नहीं था और अभी वो टॉवल निकालकर उसे अच्छे से कमर पर रैप कर रहा था। और ठीक उसी वक्त आयरा रूम में आ गई। आयरा ने तुरंत अपना चेहरा घूम लिया। रिव्यांश ने टॉवल को कमर पर बांधते हुए आयरा को देखा और फिर उसे इग्नोर करके क्लोजेट में चला गया। गुस्से से आयरा बोली, बेशर्म आदमी, क्या ये सब वॉशरूम में नहीं कर सकते हो? या रूम का डोर बंद भी कर सकते थे? लेकिन आपको तो बस हर जगह अपनी बॉडी का शो ऑफ करना है। लिसन, जबरदस्ती के पति, मैं आपकी बॉडी देखकर मेल्ट नहीं होने वाली हूँ। मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। मुझे किसी भी मर्द को देखकर सेक्स वाली फीलिंग नहीं आती है, इसलिए। तभी रिव्यांश उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, यू आर जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड और अभी से तुम्हारा माइंड इतना डर्टी है कि तुम मेरे सामने सेक्स की बातें कर रही हो? कौन सी पोजीशन चल रही है तुम्हारे माइंड में? आयरा को रिव्यांश की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थी, जिससे उसका पूरा बदन सिहर उठा। उसने कस के अपने टॉप को मुट्ठियों में भर लिया। रिव्यांश ने उसके कान पर हल्की से किस करके तिरछी स्माइल से कहा, तुम्हें सच में सेक्स नहीं करना है या फिर ये सब तुम सिर्फ दिखावे के लिए बोल रही हो? ये सुनते ही आयरा झट से उसकी तरफ पलटी और उससे 2 कदम दूर होकर गुस्से से बोली, यू जबरदस्ती के पति, आप मेरे करीब नहीं आ सकते हैं और मुझे आपके साथ तो सेक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। ये कहते हुए उसकी नजरें रिव्यांश की अपर बॉडी पर टिकी थी। रिव्यांश ने अभी सिर्फ लोअर पहना था और अपर बॉडी शर्टलेस थी। शावर लेने की वजह से उसके बाल अभी भी गीले थे और वो माथे पर बिखरे हुए थे, जिससे वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। आयरा की नजरें रिव्यांश की अपर बॉडी पर घूम रही थी। उसकी मस्कुलर चेस्ट और बाइसेप्स देखकर उसने अपने मुंह में आया थूक निगल लिया। अचानक ही उसके माइंड में डर्टी थॉट्स चलने लगे। उसे अपनी नीचे वेटनेस फील होने लगी। आयरा को इस तरह अपनी तरफ देखता देख रिव्यांश की फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।